जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस कुमार आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है NCERT बाय प्रिंस कुमार। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से कर रहे होंगे और अपने माता पिता का ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है दोस्तों चुनाव और प्रतिनिधित्व। तो आज हम लोग समझने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि भारत के अंदर कौन सी व्यवस्था है चुनाव की, प्रतिनिधित्व क्या होता है, लोकतंत्र को समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, चुनाव आयोग का काम क्या होता है। ठीक है, तो आज हम लोग ये तमाम चीज़ें अपने इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो आप लोगों से जो है विनम्र निवेदन है कि आप लोग मेरी वीडियो को अंत तक देखिए और आप लोग को कैसा लगा वीडियो प्लीज़ आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम लोग जो है शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग इस वीडियो के अंदर ये जो चैप्टर है हमारा जिसका नाम है चुनाव और प्रतिनिधित्व, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे एक यूनिक तरीके से। वो यूनिक तरीका क्या है कि इसको हम लोग समझेंगे प्रश्नोत्तर की सहायता से दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आखिर में आप लोगों को जो है एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके सवाल ही सॉल्व करने हैं। तो सवाल आप लोग तब सॉल्व कर पाओगे जब आप लोग सवाल समझ पाओगे। सवाल की लैंग्वेज इतनी टफ आजकल होती जा रही है कि बच्चा सवाल नहीं समझ पाता है। तो मैंने जो है एक यूनिक तरीका ढूंढा है आप लोग को कॉन्सेप्ट सिखाने का, जिसमें आप लोग जो है कॉन्सेप्ट भी सीख जाओगे और आप लोग जो है उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड किस किस तरह के सवाल बन सकते हैं वो भी आप लोग पहले से ही समझ जाओगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं चुनाव और प्रतिनिधित्व। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इस वीडियो के अंदर, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि भाई लोकतंत्र जो है, हम लोग को पता है लोकतंत्र क्या होता है दोस्तों। लोकतंत्र का मतलब होता है भाई जनता का शासन। किसका शासन दोस्तों? जनता का शासन, जिसके अंदर किसको चुनना है किसको नहीं चुनना है, किसको सत्ता देनी है, ये कौन डिसाइड करता है? ये जनता डिसाइड करती है। ठीक है, लोग डिसाइड करते हैं दोस्तों, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? लोकतंत्र, यानी लोगों का तंत्र, लोकतंत्र। ठीक है, अब लोकतंत्र भी दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक होता है आपका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि भाई प्रत्यक्ष लोकतंत्र का क्या मतलब होता है। तो देखिए, प्रत्यक्ष का मतलब इंग्लिश में होता है डायरेक्ट। तो देखिए, समझने का प्रयास कीजिए कि भाई ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें नागरिक सरकार चलाने तथा आम फैसले लेने में सीधा भाग लेते हैं। ठीक है, यानी कि देश को चलाना है, ठीक है, सरकार चलानी है, सरकार को पावर देनी है, तो ये लोग जनता जो है डिसाइड करती है। अब आप लोग बोलोगे भैया प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में फिर अंतर क्या रह गया? हमारी लोकतंत्र के अंदर भी तो ऐसा ही होता है, हम लोग भी तो अधिकार देते हैं सरकार को, चाहे बीजेपी गवर्नमेंट चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोग वोट के सहायता से उन लोगों को अधिकार देते हैं। तो आप लोगों की बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है उसकी वो उस देश के अंदर लागू होता है जिसकी क्या होती है, जिसकी जनसंख्या बहुत कम होती है दोस्तों। ठीक है, जिसकी क्या कम होती है? जिसकी जनसंख्या जो होती है बहुत कम होती है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंदर गिने चुने लोग होते हैं जो कि अलग अलग माध्यमों की सहायता से जो है अपना डिसीजन बता देते हैं कि भाई किसको सरकार चलानी है ना। छोटे मोटे देश जैसे कि आप लोग स्विट्जरलैंड को समझ सकते हैं, या फिर उससे भी कई सारे छोटे देश वेटिकन सिटी वगैरह हो गए। तो इसमें कुछ गिने चुने लोग जो है अपना मत, अपना जो है वो लोग डिसीजन देते हैं कि भाई ये गवर्नमेंट जो है सरकार चलाएगी। ठीक है, तो अपने फैसले लोग में सीधा भाग ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये भारत जैसे बड़े लोकतंत्र में पॉसिबल ही नहीं है। 1 अरब 40 करोड़ की जनसंख्या है, कैसे पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए हम लोगों को अपने देश के अंदर क्या कराना पड़ता है? चुनाव कराना पड़ता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है प्रत्यक्ष समझ में आ गया, जहां पर जनता जो है स्वयं जो है भाग लेती है। ठीक है, फैसलों में भाग लेती है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र होगा, डायरेक्ट हो जाएगा। फिर आपका सेकंड होता है इनडायरेक्ट। क्या होता है दोस्तों? इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है? किसी दूसरे माध्यम से, ठीक है, किसी दूसरे माध्यम से जो है हम लोग सरकार को जो है मत प्रदान कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं। ठीक है, उसको ये राइट दे रहे हैं कि तुम सरकार चलाओ, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको समझते हैं कि भाई अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें नागरिक अपने प्रतिनिधियों को, यानी कि अपने नेताओं को चुनाव द्वारा, ठीक है, आप देखिए, चुनाव द्वारा चुन करके संसद में भेजते हैं। ठीक है, तथा प्रतिनिधि सरकार चलाने तथा फैसला लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए माध्यम क्या हुआ सरकार को चुनने का? माध्यम हो गया आपका वोट। फिर चुन करके हम उनको कहाँ पर भेजते हैं? संसद के अंदर। अगर हम लोगों ने सांसदों को चुना है तो संसद के अंदर भेजेंगे, अगर हम लोगों ने MLA विधायकों को चुना है तो विधानसभा के अंदर जाएंगे। ठीक है,
तो इस तरह से तो हमारे देश के अंदर कौन सी लोकतंत्र है? हमारे देश के अंदर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो याद रखिएगा, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वहां पर कायम होता है जहाँ की जनसंख्या बहुत बड़ी होती है, और प्रत्यक्ष लोकतंत्र वहां पर होता है जहाँ की जनसंख्या बहुत छोटी होती है। तो लोग डायरेक्ट जो है बता देते हैं कि भाई हम लोग को ये सरकार को चुनना है। ठीक है। आप लोग प्रत्यक्ष लोकतंत्र को इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे आप लोग की क्लास के अंदर होता है ना, मॉनिटर का चुनाव होता है, किस तरह से हाथ खड़ा करके सब बता देते हैं कि भाई दो कैंडिडेट में से कौन किसको ज्यादा वोट दे रहा है, कैंडिडेट ए को या फिर कैंडिडेट बी को। तो वहीं पर फैसला हो जाता है, कुछ समय के अंदर ही फैसला हो जाता है ना। तो वो क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो जाएगा। ठीक है। हाँ, चलिए फिर उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं कि भैया निर्वाचन किसे बोला जाता है, इलेक्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों। ठीक है, निर्वाचन को समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, निर्वाचन का मतलब क्या होता है कि भाई निर्वाचन का मतलब होता है कि अपने प्रतिनिधियों को चुनने की विधि को क्या बोलते हैं? निर्वाचन बोलते हैं। आपका कोई कैंडिडेट है, ठीक है, आप किसी भी प्रकार का कैंडिडेट हो, जरूरी नहीं कि इलेक्शन के अंदर ही हो, आप किसी भी प्रकार का कैंडिडेट अगर चुनना चाह रहे हैं तो वो अगर आप उसको वोट दे के चुन रहे हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं? निर्वाचन बोलते हैं, इलेक्शन बोलते हैं दोस्त। ठीक है। फिर अगला आपका पॉइंट आता है कि भाई मतदाता से क्या मतलब होता है। तो संधि विच्छेद कीजिए। मतदाता का मत का मतलब होता है वोट, दाता का मतलब होता है देने वाला। जो वोट देने वाला तो उसको क्या बोलते हैं? मतदाता बोलते हैं, वोटर बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसको समझ लेते हैं दोस्तों। तो भाई भारतीय संविधान के अनुसार 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी भारतीय नागरिकों को वोट डालने का क्या है? अधिकार है। और जो वोट डालता है उसको क्या बोलते हैं? मतदाता बोलते हैं। ठीक है। हाँ, तो जब आप लोग भी 18 प्लस हो जाओगे तो आप लोग को भी जो है, आप लोगों का भी इलेक्शन कार्ड बनेगा और आप लोग भी जो है वोट कास्ट कर सकते हो। तो आप लोग क्या बन जाओगे? मतदाता बन जाओगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा आपको। फिर उसके बाद में एक चीज आता है कि भाई मतदाता सूची क्या होता है। मतदाता सूची क्या होता है? तो जब चुनाव होता है ना, तो चुनाव आयोग जो है वो उस क्षेत्र की जितने भी मतदाता हैं उनकी सूचियां बनाने लग जाता है कि भाई किस किस का जो है वोट है, किस किस का इलेक्शन कार्ड बना है, कौन कौन एलिजिबल है वोट डालने के लिए, है ना। अब जिस दिन इलेक्शन होगा उस दिन वो लिस्ट जारी करता है कि भाई आपका जो है, आप लोग एलिजिबल हो तो आप लोग आकर के वोट डाल सकते हो। ऐसा नहीं कि कोई भी फर्जी इलेक्शन कार्ड बनवा करके वोट डालाएगा, नहीं। पहले जो है आपका चुनाव आयोग का काम क्या होता है? वो पहले सूचियां तैयार करता है ना। उसके बाद में अगला क्या है दोस्तों? फिर एक टॉपिक आता है कि भाई आम चुनाव किसे बोला जाता है। तो भाई देखिए, लोकसभा या विधानसभा के निश्चित 5 वर्ष के कार्यकाल, हमें पता है भाई लोकसभा जिसके अंदर सांसदों को चुना जाता है, जिस तरह अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है, इसके अंदर जो है बीजेपी गवर्नमेंट और उनकी जो गठबंधन सरकार बनाई गई है, तो ये किसका चुनाव था? लोकसभा का चुनाव था। ठीक है। लोकसभा के चुनाव के अंदर जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनको सांसद बोला जाता है, और वो कहाँ जाकर के बैठते हैं? संसद के अंदर बैठते हैं। ठीक है। तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। एक होता है दोस्तों आपका विधानसभा का चुनाव। किसका चुनाव दोस्तों? विधानसभा का चुनाव। ठीक है, विधानसभा का चुनाव। चलिए ठीक से लिखता हूँ। एक होता है आपका एमएलए का चुनाव। किसका चुनाव दोस्तों? एमएलए का। और एक होता है आपका एमपी का चुनाव। तो एमपी के चुनाव को क्या बोला जाता है? लोकसभा का चुनाव बोला जाता है। और जो एमएलए का चुनाव होता है उसको क्या बोलते हैं? विधानसभा का चुनाव, या जिसको हम लोग असेंबली का इलेक्शन बोलते हैं। ठीक है। हाँ, तो एमएलए जो चुन करके जाएगा वो विधानसभा के अंदर बैठता है। हर राज्य की अपनी एक विधानसभा होती है। ठीक है। और उस विधानसभा जो राज्य का विधानसभा, राज्य में एक मुख्यमंत्री होता है। ठीक है। उस विधानसभा के अंदर उसके सबसे ज्यादा क्या होते हैं? विधायक होते हैं। इसी तरह से एमपी जो होता है वो कहाँ जाकर के बैठता है दोस्तों? बैठता है आपका संसद के अंदर, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पार्लियामेंट। ठीक है। संसद जो होता है पार्लियामेंट के अंदर बैठता है। और हर पार्लियामेंट के अंदर एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जैसे बीजेपी, इनके पास सबसे ज्यादा सांसद है। ठीक है। तो ये हो गया, इसी को क्या बोलते हैं? आम चुनाव बोलते हैं दोस्तों। तो भैया 5-5 साल के अंदर जो है लोकसभा या विधानसभा के निश्चित 5 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने के बाद जो चुनाव होता है उसे क्या बोलते हैं? आम चुनाव कहते हैं दोस्तों। ठीक है। जैसे अभी कुछ राज्यों के अंदर आम चुनाव होने वाला, हरियाणा के अंदर होने वाला दोस्तों। ठीक है। आपका जम्मू कश्मीर तो खैर राज्य नहीं है, वहां पर भी होने वाला है। तो ये सब चीजें हैं। उसके बाद में एक शब्द आएगा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ये क्या होता है दोस्तों? इसको भी समझते हैं कि भाई 18 वर्ष या आयु प्राप्त सभी स्त्री पुरुष एवं अन्य भारतीय नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मतदान करने के अधिकार को क्या बोलते हैं? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ठीक है। हाँ, उसके बाद में अगला भाई लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए भाई? कि भाई अगर आपको क्या बनना है, अगर आपको जो है एमएलए बनना है, ठीक है, या फिर आपको क्या बनना है? एमपी बनना है, तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए? भारतीय संविधान में कितना एज लिखा गया है कि भाई इतनी एज होने के बाद जो है कोई भी इलेक्शन जो है लड़ सकता है। तो भाई वो एज है 25 साल। कितने साल है दोस्तों? 25 साल। अगर आप 25 साल के हो चुके हो तो आप जो है एमपी या फिर एमएलए का इलेक्शन जो है कंटेस्ट कर सकते हो। ठीक है। फिर अगला एक आप फिर आगे देखते हैं कि भाई अनुच्छेद 324 किसकी स्थापना की बात करता है? तो भैया 324 जो है
वो भारत के अंदर इलेक्शन कमीशन की स्थापना की बात करते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भारत निर्वाचन आयोग। इसके कामों को समझने का प्रयास करेंगे हम लोग कि भाई भारत निर्वाचन आयोग का काम क्या होता है। इसका काम सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देश के अंदर डेमोक्रेसी लोकतंत्र को स्थापित करने का जो जिम्मेदारी है सबसे बड़ी वो किसकी है, वो है आपकी ईसीआई की। ईसीआई का मतलब होता है, ई का मतलब होता है इलेक्शन, सी का मतलब होता है कमीशन, आई का मतलब होता है इंडिया। ठीक है, यही जो है देश के अंदर चुनाव करवाता है दोस्तों, वो चाहे पंचायत का चुनाव हो, ठीक है, वो चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे आपका विधानसभा का चुनाव हो, और वो चाहे आपका लोकसभा का चुनाव हो। तीनों चुनाव जो है वो कौन कराता है, भारत निर्वाचन आयोग करवाता है। ठीक है दोस्तों, हाँ, पंचायत का जो चुनाव होता है वो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। चलिए फिर आगे आगे देखते हैं। आगे फिर अगला आपका टॉपिक आता है एक कि भाई भारत में जो चुनाव आयुक्त होते हैं ना, समय समय पे हर चुनाव आयुक्त होता है, इलेक्शन कमिश्नर होता है, तो उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो उसकी नियुक्ति जो है भारत के माननीय राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, हाँ। उसके बाद में भारत में राज्य आम चुनावों में कौन सी मत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, भाई कौन सी मत प्रणाली की सहायता से जो देश के अंदर इलेक्शन कराए जाते हैं, तो एक प्रणाली जिसका नाम है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। समझेंगे इसको भी अच्छी तरह से। भारत के अंदर दो जो है मत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, एक तो आपका सर्वाधिक मत प्रणाली होती है, सर्वाधिक वोट पाने वाली प्रणाली, और एक होता है एकल संक्रमणीय, जिसको आप समानुपातिक विधि भी बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में एक सवाल ये हमेशा एक नंबर में पूछा जाता है कि भाई देश के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, भैया कौन जो थे, फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया थे। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपके सुकुमार सेन जी जो थे, वो भारत के पहले क्या थे, इलेक्शन कमिश्नर थे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए फिर अब जो है अब यहाँ से हम लोग कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। ठीक है, ये तो वन लाइनर टाइप में सवाल थे जो हम लोग को समझना बहुत जरूरी था। अब समझते हैं इसको कि भाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हम लोगों ने समझ लिया है ना। अब ये देखिए, अब आता पहला ही आगे कि भैया फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम प्रणाली क्या है, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, इस प्रणाली का अर्थ है कि जो प्रत्याशी चुनाव दौड़ में अन्य प्रत्याशियों के मुकाबले सबसे आगे निकल जाता है वही विजयी होता है। मान लीजिए कि दो कैंडिडेट थे, ठीक है, मान लीजिए कि दो कैंडिडेट थे, एक ए और बी। ठीक है, ए और बी, इनका जो है कहीं पर इलेक्शन हुआ। ठीक है, वहां की पॉपुलेशन टोटल वोट देने वाले लोग थे कितने, 60,000। कितने लोग थे दोस्तों, 60,000 लोग जो थे मतदाता थे। 40,000 लोगों ने ए कैंडिडेट को वोट दिया। ठीक है, उसके बाद में आपका जो है 40,000 लोगों ने ए कैंडिडेट को वोट दिया और 20,000 लोगों ने जो है बी कैंडिडेट को वोट दिया। ठीक है, तो अब ए और बी में से कौन जीता, तो हमारा ये जो है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम ये बोलता है कि भैया जिसके पास सबसे ज्यादा वोट आएंगे वो कैंडिडेट क्या हो जाएगा, विजयी हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो है कैंडिडेट ए विजयी हो गया, क्योंकि इसको सबसे ज्यादा वोट मिले, उसको 20 से ज्यादा वोट मिले, 40,000 वोट मिले। तो इसी का मतलब होता है, इसी को बोलते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है कि भैया जो प्रत्याशी चुनाव दौड़ में अन्य प्रत्याशियों के मुकाबले सबसे ज्यादा वोट लेके आएगा वही क्या हो जाएगा, विजयी हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम वही बोलता है। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका दूसरा एक चुनाव विधि जिसको बोलते हैं, तो याद रखिएगा ये जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है इसको कौन कौन से चुनाव के अंदर यूज किया जाता है, तो इसके एमएलए के चुनाव के अंदर इस प्रणाली का यूज किया जाता है। उसके बाद में आपका एमपी के चुनाव के अंदर इस प्रणाली का यूज किया जाता है, फिर पंचायत के इलेक्शंस के अंदर, ठीक है, उसके अंदर भी इसका यूज किया जाता है। उसके बाद में अगला समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होता है भाई, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो भाई जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है उसको देखते हैं। इस प्रणाली में किसी पार्टी को उतनी ही प्रतिशत सीटें मिलती हैं जितने प्रतिशत उसे वोट मिले हैं। ठीक है, इसके दो प्रकार होते हैं, जैसे कहीं पूरे देश में एक ही निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है जिसे इजराइल और नीदरलैंड, तथा कहीं पूरे देश को बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है। अब इसके अंदर कई सारी पार्टीज लड़ती हैं, लेकिन जिस पार्टीज को जितने ज्यादा लोगों ने वोट दिया होता है उस परसेंटेज के हिसाब से जो है उनको जो है क्या मिलती है दोस्तों, सीट्स मिलती हैं। ठीक है, हाँ। अब आप लोग बोलोगे कि इस प्रणाली का यूज हमारे कौन से पोस्ट के अंदर किया जाता है, तो भैया इस प्रणाली का यूज हम लोग करते हैं किस दो पोस्टों के अंदर, एक तो भैया राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर इस प्रणाली का यूज किया जाता है और एक उपराष्ट्रपति के चुनाव के अंदर, बाकी कहीं पर इसका यूज नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों, हाँ। आगे फिर एक टॉपिक है कि भाई गुप्त मत प्रणाली क्या होता है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं भाई। तो गुप्त अप्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली में प्रतिनिधियों के चुनाव करवाने की प्रणाली गुप्त मतदान की है। इसमें मतदाताओं के अलावा किसी को पता नहीं चलता कि किसको वोट दिया गया, यानी कि बहुत सीक्रेट तरीके से जो है वोटिंग होती है इसके अंदर। आगे आरक्षित निर्वाचन क्या होता है इसको समझते हैं दोस्तों। तो देखिए आरक्षित निर्वाचन को समझने का प्रयास करते हैं कि भाई संविधान में व्यवस्था की गई कि अल्पसंख्यक या निम्न वर्गों के जनप्रतिनिधि भी संसद पहुंच सके, यानी कि हमारे समाज का जो पिछड़ा वर्ग है ना, जिसको
जो मतलब इतना सक्षम नहीं है। अब कई सारे हमारे समाज के अंदर ऐसा भी समाज है कि जो बहुत सारा पिछड़ा है, तो उनको भी तो एक आवाज़ चाहिए ना, जो संसद के अंदर जाकर के उनके कल्याण के बारे में बात कर सके, ठीक है, या विधानसभा के अंदर जाकर के उनके कल्याण के बारे में बात कर सके। तो जो है भारतीय संविधान के अंदर व्यवस्था की गई है कि भाई जो अल्पसंख्यक है, जिनकी संख्या कम है, या जो निम्न वर्ग है, उनके भी जनप्रतिनिधि जो है संसद में पहुंचकर उनकी उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए परिसीमन विभाग समय समय पर वर्ग विशेष, महिला विशेष के लिए आरक्षित सीट कर देता है। उसे क्या बोलते हैं? आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। इसका सबसे बड़ा, हाँ, ये जो है इसको क्या बोलते हैं? आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र बोला जाता है दोस्त, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। फिर एक इसके अंदर टॉपिक आता है कि भाई परिसीमन आयोग क्या होता है। परिसीमन आयोग को समझने का प्रयास करते हैं। भाई परिसीमन आयोग क्या है, इसका गठन कौन करता है? तो देखिए भैया, भारत में जो है निर्वाचन आयोग के साथ काम करने वाली संस्था जो निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करती है तथा आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण करती है, उसे क्या बोलते हैं? परिसीमन आयोग बोलते हैं। इसका गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। परिसीमन आयोग का काम होता है कि भाई मान लीजिए कि विधायक का चुनाव हुआ, ठीक है, तो विधायक के चुनाव में कितने गांव की जनता जो है वोट दे सकती है, तो वो पूरा एक सीमा निर्धारित किया जाता है कि भाई 5 लाख 6 लाख कितने गांव जो है एक विधायक को मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई जाती है। तो वो काम होता है परिसीमन आयोग का, ठीक है, सीमा, एक तरह से सीमा खींचना। उसके बाद में अब यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये आपका आ गया कि भाई सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में अंतर क्या है। तो उसको यहाँ पर देखिए समझ लेते हैं बढ़िया तरीके से। ये सवाल पक्का आप लोगों के पेपर में आएगा अगर इस चैप्टर से सवाल आपसे पूछा जाएगा तो देखिए इसको ध्यान से। तो देखिए भाई, सबसे पहले आपका सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत और दूसरा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो देखिए सर्वाधिक वोट पाने की जीत देश के छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है, ठीक है भाई, अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। उसके बाद में हर निर्वाचन क्षेत्र से एक ही प्रतिनिधि चुना जाता है, ठीक है। हर निर्वाचन क्षेत्र से जो है खड़े तो कई सारे कैंडिडेट होते हैं, लेकिन वहां से केवल एक ही कैंडिडेट जीत करके जाता है। उसके बाद में मतदाता प्रत्याशी को वोट देता है। जो वोटर होता है ना, वो कैंडिडेट को वोट देता है, ठीक है। हाँ, प्रत्याशी को मतदान व्यक्तिगत जानते हैं, ठीक है, मतदाता व्यक्तिगत जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैं यहाँ पर रहता हूँ, तो वहां पर कोई कैंडिडेट खड़ा हुआ है, तो मैं उस कैंडिडेट के व्यवहार के ऊपर वोट देने वाला हूँ। हाँ, वो अलग बात है कि पार्टी भी है, लेकिन मैं उस कैंडिडेट को वोट दूंगा क्योंकि वो मेरे आसपास की चीजों को जानता है बेहतर तरीके से, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत। फिर उसके बाद में दोस्तों समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इसको क्या बोलते हैं भाई? पूरे देश को एक ही निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है और एक से अधिक चुने जाते हैं लोग, ठीक है। मतदाता पार्टी को मत देता है। यहाँ पर जो है जो वोटर होता है वो पार्टी को वोट देता है, ना कि कैंडिडेट को वोट देता है। इसमें जो है मतदाता पार्टी को गुप्त रूप से वोट देता है, इसलिए प्रत्याशी को नहीं जानता, ठीक है। हाँ, तो इसके अंदर काफी सीक्रेट बरता जाता है। तो मैंने आप लोग को पहले बता दिया कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का जो यूज कहाँ किया जाता है? राष्ट्रपति के इलेक्शन के अंदर और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन के अंदर। और जो सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत इसके अंदर एमएलए एमपी के इलेक्शन के अंदर और पंचायत के इलेक्शन के अंदर, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सर्वाधिक वयस्क मताधिकार के बारे में, इसको समझ लेते हैं दोस्तों। सर्वाधिक वयस्क मताधिकार के 4 महत्व क्या क्या हैं भैया, ठीक है। तो देखिए, सार्वभौमिक मताधिकार से जन प्रभुसत्ता सिद्धांत लागू होता है। ये लोकतांत्रिक सिद्धांत के अनुरूप है। सबको वोट देने का हक मिलता है इसके अंदर। जो 18+ हो गया वो वोट दे सकता है, जिस तरह से देखिए यहाँ पर सब वोट कास्ट कर रहे हैं। उसके बाद में ये व्यक्तिगत विकास के लिए भी जरूरी है। मान लीजिए कि कोई मतलब हमारे समाज के अंदर जनता है, अगर उसको कोई समस्या है तो वो अपने वोट के माध्यम से जो है अपनी समस्या को, अपने प्रतिक्रिया को दर्शा सकती है, ठीक है। दोस्तों हम लोग बहुत खुशनसीब है कि हमारे देश के अंदर लोकतंत्र है। नहीं तो आप अरब देश के अंदर जाकर देखिए, सऊदी अरेबिया, चाइना के अंदर जाकर देखिए, नॉर्थ कोरिया के अंदर, वहाँ इलेक्शन कुछ नहीं होता है, ठीक है। जो कानून बना दिया वो बन जाता है। हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग अपने नेता का विरोध भी कर सकते हैं खुल करके, उनकी सरकार भी गिरा सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ के जो मालिक है, यहाँ की जनता है। उसके बाद में इससे राजनीतिक जागरूकता आती है, ठीक है। लोग पॉलिटिकली जागरूक हो पाते हैं। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, जैसे अभी भी देश के अंदर माहौल ऐसा है कि किसी को थोड़ी सी भी समस्या होती है तो जाकर के सरकार के खिलाफ विरोध कर सकता है जंतर मंतर पर बैठ करके, ठीक है। तो खूबसूरती है भारत के लोकतंत्र की। उसके बाद में अब देखिए यहाँ पर सवाल आ गया कि भाई भारत के निर्वाचन आयोग के 4 मुख्य कौन कौन से काम है। तो उसको बताना दोस्तों कि भाई जो इलेक्शन कराता है, इलेक्शन करवाता है उसको क्या बोलते हैं? भारतीय निर्वाचन आयोग। तो क्या क्या काम है भैया? पहले तो मतदाता सूची तैयार किया जाता है कि भाई कौन कौन जो है वोट डाल सकता है, ठीक है, कौन कौन 18+ हो चुका है। उसके बाद में सेकंड काम क्या है? चुनाव की तिथि तय करना होता है कि इस दिन जो है वोटिंग होने वाली है, वो डेट डिसाइड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में चुनाव कराया जाता है, निरीक्षण होता है, उसको बहुत सिक्योरिटी, बहुत सुरक्षा के अंदर जो है दोस्तों ये सारी चीजें होती है, क्योंकि पूरी दुनिया की निगाह हमारे ऊपर होती है। हमारे ऊपर भी क्या होती है? निर्वाचन आयोग के ऊपर होती है, क्योंकि इस दुनिया का सबसे
जो है बहुत बारीक और बहुत सुरक्षित काम निर्वाचन आयोग का है कि भाई भारत के अंदर लोकतंत्र, पूरी दुनिया देखती है कि भाई लोकतंत्र का त्यौहार, इतना बड़ा जनसंख्या वाला देश किस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था पे टिका हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। उसके बाद में चुनाव परिणाम को ये जारी करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 काम हो गए, आप लोग याद रखिएगा निर्वाचन आयोग के। आगे है उसके बाद में देखिए ये क्या बोल रहा है कि भाई प्राचीन यूनानी नगरों में प्रचलित प्रत्यक्ष लोकतंत्रीय व्यवस्था को समझाइए। भाई यूनान के अंदर किस तरह से जो लोग प्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र में पार्टिसिपेट करते थे, तो इसको एक बार देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए, संपूर्ण नगर राज्य को लोग एक खुले स्थान पर एकत्रित होते थे, सारे लोग एक खुले स्थान पर आ जाते थे, बड़ी सी जगह पर, अपने प्रतिनिधि को हाथ उठाकर चुनते थे। ठीक है, और रोजमर्रा के सरकारी फैसले तथा हाथ उठाकर के प्रत्यक्ष रूप से जनता से स्वीकृति प्राप्त करते थे। इसे क्या बोलते थे? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। मैंने आप लोगों को शुरू में बता दिया, जैसे आपका स्विट्जरलैंड जैसे देश हो गए, तो वो लोग जो हैं गिने चुने लोग हैं, तो वो लोग मान लीजिए कि हाथ खड़ा करके या फिर किसी भी सहायता से जो है वो लोग बता देते हैं कि भाई हम इस कैंडिडेट को जिताना चाहते हैं, हम इस कैंडिडेट को वोट देंगे। ठीक है, लेकिन भारत के अंदर क्या होता है, भारत के अंदर कई सारे फेजेस के अंदर इलेक्शन कराए जाते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। फिर अगला सवाल देखिए, ये देखिए हमारे राहुल गांधी जी और अखिलेश जी और ये मोदी जी, योगी जी। फिर आगे देखिए क्या है कि लोकसभा एवं विधानसभा सदस्य बनने के लिए संविधान में कौन सी योग्यता तय की गई। अगर आपको जो है, अगर आपको मुख्यमंत्री बनना है या फिर प्रधानमंत्री बनना है, तो कौन कौन सी योग्यताएं तय की गई हैं। ठीक है, तो देखिए, भारत का नागरिक होनी चाहिए आप। ठीक है, उसके बाद में आपकी 25 साल आयु होनी चाहिए। उसके बाद में आप किसी भी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होनी चाहिए, आपराधिक प्रवृत्ति या सजा याफ्ता नहीं होना चाहिए, आपको कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, या फिर आपको कोई जेल वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो तमाम जो है वो क्राइटेरिया हैं। उसके बाद में नेक्स्ट कि भाई लोकतंत्र में चुनाव का महत्व विषय पर टिप्पणी लिखिए। भाई चुनाव का महत्व क्या है लोकतंत्र के अंदर, तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है, इसको एक बार समझने का प्रयास करते हैं कि भाई लोकतंत्र में चुनाव को बहुत महत्व दिया गया है। चुनाव का, लोकतंत्र एक सिक्के के क्या है, 2 पहलू हैं। लोकतंत्र वहीं पर स्थापित हो सकता है जहां पर चुनाव है, बिना चुनाव के कोई लोकतंत्र ही नहीं है। आज विश्व में 100 से अधिक देशों में लोकतंत्र है। जहां लोकतंत्र है वहां जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, हाँ। उसके बाद में एक होता है पृथक निर्वाचन मंडल और आरक्षित चुनाव के क्षेत्र के बीच में अंतर। इसको देख लेते हैं एक बार कि भाई पृथक निर्वाचन मंडल और आरक्षित चुनाव क्षेत्र के बीच में अंतर। तो भाई पृथक निर्वाचन मंडल में एक समुदाय के प्रतिनिधि के चुनाव में केवल उसी समुदाय विशेष के लोग वोट डाल सकते हैं। ठीक है, और आरक्षित चुनाव क्षेत्र में सभी मतदाता वोट डालेंगे, लेकिन प्रत्याशी केवल उसी समुदाय का होगा जिसके लिए वह सीट आरक्षित की गई। ठीक है, हाँ। तो इसमें क्या होता है कि भाई पृथक होता है, एक पृथक निर्वाचन मंडल होता है। ठीक है, पृथक निर्वाचन मंडल होता है एक, और एक होता है आपका आरक्षित। तो आरक्षित मान लीजिए कर दिया गया तो उसके अंदर कोई सारे कैंडिडेट वोट डाल सकते हैं, सारे जो इतने भी वोटर्स हैं वोट डाल सकते हैं। लेकिन पृथक निर्वाचन के अंदर जिस पर्टिकुलर समुदाय के लिए किया गया है ना, तो उसी समुदाय के लोग जो है वोट डाल सकते हैं। फिर आगे देखिए, ये वाला कार्टून से आप लोगों से सवाल पूछा जाएगा कि ये देखिए पंडित नेहरू जी हैं और ये हाथी है जो है वोट का वो दिखा रहा है। तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई किस चीज को दर्शाता है। तो भाई कई बार ये पूछा जा चुका है, तो एक बार देख लेते हैं इसको। भाई प्रथम आम चुनाव में अनुभवी विशाल मतदाताओं को नियंत्रित करते सफलता दिलवाने की बात कर रहा है हाथी। अनियंत्रित मतदाताओं को चुनाव में मतदान के लिए तैयार करने का प्रयास। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में प्रथम आम चुनाव हुए थे। 18 वर्ष की आयु प्राप्त सभी नागरिकों को बिना भेदभाव के मतदान का अधिकार देना। तो ये दिखा रहा है, ये जो हाथी है ना, ये और नेहरू जी जो है ये इस चीज को दिखा रहे हैं। तो पेपर के अंदर आएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों और अगला सवाल देखते हैं, भारतीय चुनाव प्रणाली में सुधार के कोई 6 सुझाव बताइए कि भाई क्या क्या सुधार कर सकते हैं हम लोग। तो भैया कई सारे सुधार हैं कि भाई सर्वाधिक जीत प्रणाली के स्थान पर जो है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जानी चाहिए। उसके बाद में संसदीय एवं विधानसभाओं में 1/3 सीटों पर महिलाओं को, भाई महिलाओं को भी जो है आरक्षण दिया जाना चाहिए। ठीक है, अब इस बार जो है संसद के अंदर बिल पास हुआ था। उसके बाद में चुनाव में धन के प्रभाव पर नियंत्रण। ठीक है, लोग पैसे दे देकर वोट खरीद लेते हैं, तो इन सब चीजों को रोकना चाहिए। उसके बाद में फौजदारी मुकदमे वाले जो उम्मीदवार हैं उनको रद्द कर देना चाहिए, जिन पे किसी भी प्रकार का क्रिमिनल केस या सिविल केस है उनको वोट में खड़ा ही नहीं होने देना चाहिए। उसके बाद में चुनाव प्रचार में जाति एवं धर्म का प्रयोग प्रतिबंधित कर देना चाहिए। राजनीतिक दलों में पारदर्शिता एवं लोकतंत्र होना चाहिए। तो तमाम जो है सुझाव हम लोग को जो है वो बदलने के लिए। उसके बाद में हम लोगों ने क्या बात किया था, भाई भारत में निर्वाचन आयोग के चयन की प्रक्रिया को बताइए, उनका काम क्या क्या है। तो भैया हम लोगों ने काम डिस्कस किया था। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के चयन की प्रक्रिया, उनको किस तरह से चुना जाता है। ठीक है, और उनका काम क्या है उसको एक बार देख लेते हैं। तो भैया सबसे पहले
उनकी चयन की प्रक्रिया। तो भैया मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कार्यकाल कितने साल का होता है? 6 साल का होता है, या 65 साल की उम्र तक। केवल उच्चतम न्यायालय ही के न्यायाधीश के समान होता है, उनको जितना भी पैसा वैसा मिल रहा है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान मिलता है। उसके बाद में दोस्तों मतदाता सूची तैयार करना उनका काम होता है, चुनाव कार्यक्रम तय करना उनका काम होता है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना उनका काम होता है, राष्ट्रीय एवं राज्य पार्टी के रूप में दलों पार्टियों को मान्यता देना उनको काम होता है, चुनाव का समय समय पर इंस्पेक्शन करना उनका काम होता है। ठीक है, राष्ट्रपति और राष्ट्रपति का भी चुनाव कराना उनका काम होता है दोस्तों। तो ये तमाम काम होते हैं दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों ये है आपका कि भारत की चुनाव प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को विस्तार से बताइए कि भाई कौन कौन सी चुनाव की प्रक्रिया होती है। तो भैया पहले चुनाव आयोग द्वारा क्या किया जाता है? अधिसूचना जारी की जाती है, फिर चुनाव की तिथि जारी की जाती है, फिर कैंडिडेट आवेदन करते हैं, उसी बीच में कुछ कैंडिडेट अपना नाम वापस ले सकते हैं। चुनाव प्रचार तथा चुनाव प्रचार की निगरानी की जाती है, तिथि पर चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होता है। ठीक है, उसके बाद में मतगणना होती है, फिर उसके बाद में चुनाव का परिणाम घोषित किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया आपका चुनाव संपन्न कराने की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर एक आपका लास्ट टॉपिक है कि भाई चुनाव और लोकतंत्र एक सिक्के के दो पहलू हैं, इसको समझाना है। इसको समझते हैं दोस्तों। तो देखिए किस प्रकार से चुनाव जो है एक सिक्के के पहलू हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए प्रतिनिधि चुनाव जीतकर सरकार में जनता की क्या करते हैं? भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, उसके बाद में चुनाव हुआ प्रतिनिधि जनमत के अनुसार काम करता है। उसके बाद में इस व्यवस्था में जनता में आत्मविश्वास की भावना बढ़ने लग जाती है। अब लोगों को लगने लग जाता है कि भाई ये जो नेता चुन करके गया है वो हमारे कल्याण के लिए काम करेगा। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों लोकतंत्र में उचित प्रतिनिधित्व जरूरी है, तो चुनाव द्वारा ही संभव हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि भाई समाज का प्रत्येक तबका का जो है रिप्रेजेंटेशन हो सके तो वो इलेक्शन के माध्यम से हो सकता है। उसके बाद में नागरिकों के अधिकारों एवं स्वतंत्रता की सुरक्षा उचित प्रतिनिधित्व से ही होती है। उसके बाद में उचित प्रतिनिधित्व से राष्ट्रीय एकता को क्या मिलता है दोस्तों? बल मिलता है। तो इसलिए जो है भारत के अंदर चुनाव जो है बहुत इंपॉर्टेंट है लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए। ठीक है दोस्तों। हाँ, वो अलग बात है कि कई बार कुछ नेता ऐसे होते हैं कि जब वोट मांगने आते हैं तो बिल्कुल भिगो करके आंसू से आप लोगों को पैर गीले कर देते हैं, लेकिन उसके बाद में देखने भी नहीं आते। ठीक है, लेकिन फिर भी जो हमारे देश की स्थिति है काफ़ी बेहतर है। ठीक है, चुनाव और इलेक्शन के माध्यम से। तो ये था दोस्तों आज का चैप्टर जिसका नाम है चुनाव और प्रतिनिधित्व, क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस, चैप्टर नंबर 3। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब